और हमारे जो आज के गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, आप सभी जानते होंगे, किसी तारीफ़ की मोहताज या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बीना पल्लिकल मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दलित डेस्क ऑफ द वॉइस पर। जय भीम। बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे मैम। उससे पहले आपके साथ मतलब आपको कहाँ से कास्ट के बारे में अवेयरनेस शुरू हुई, और कास्ट का और आपका जो इंट्रोडक्शन है कास्ट के साथ वो कहाँ से मतलब आया? देखो, बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी तो कोई कास्ट के बारे में कोई बात नहीं करते थे, लेकिन बहुत धीरे और धीमी आवाज़ में करते थे कि वो लोग। तो ये वो लोग क्या है मुझे समझ में नहीं आता था। तो ऐसे मैं बड़ी हो गई। ये जो कन्वर्ट होता है क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स में, ये लोग कास्ट के बारे में बात नहीं करते। तो हमारे इसमें भी वो बैकग्राउंड थे, तो इसीलिए कोई कास्ट के बारे में, जातिवाद तो कोई बोलता नहीं, लेकिन सब लोग करते हैं, सब लोग उस पर फोकस है, लेकिन बात नहीं करते। तो हमेशा ये लोग बोलते थे कि वो लोग, उनके पास सत्ता है, उनके पास पावर है। ये वो लोग कौन है और हम लोग कौन है? तो ये हमेशा मेरे दिमाग में मैंने ये ठहर लिया था कि मुझे ये इसके बारे में जानकारी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि पूछने के लिए कि ये क्या है। लेकिन धीरे धीरे समझने लगे। तो मैंने 10 साल पहले मेरा एक्चुअली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोशल वर्क किया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। मैंने MBA किया इन मार्केटिंग में। तब जब मैं MBA किया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शुरू किया काम करने, मैं ये सोचने लगी कि ये कास्ट क्या है और ये जो धीमी आवाज़ में बातें करते ये क्या है। मुझे ये जानकारी चाहिए था और मुझे इस पे कास्ट पे काम करना था। तब भी मुझे मेरा बैकग्राउंड नहीं पता था कि मेरा फैमिली कहाँ से आए, उनका क्या संघर्ष था, उनका क्या स्ट्रगल्स था। तो फिर मैं नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं काम कर रहा है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में शुरुआत में इधर आया इसीलिए कि मुझे इस ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार में काम करना है और कास्ट पे काम करना है। तो इधर आके मैंने फिर मेरा हिस्ट्री, जो मेरा क्या हिस्ट्री था, मेरे पेरेंट्स को मैंने पूछा कि अरे आज तक आपने हमारे कास्ट रिवील नहीं किया है। आप तो ये धीमी आवाज़ में बोलते वो लोग, हम लोग, लेकिन कुछ तो फ़र्क है। नहीं, हम लोग कास्ट और जाति में हम लोग विश्वास ही नहीं करते, वो तो पहले हो गया था। फिर मेरे पापा ने पूरा स्टोरी बताया कि उन्होंने कैसे, वो केरल के थे, केरल छोड़ के, शायद कास्ट को छोड़ के उन्होंने महाराष्ट्र में वो माइग्रेट हुआ काम के लिए, पढ़ाई के लिए। और फिर मेरा जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, वो कैसे कास्ट को कैसे उन्होंने फेस किया। जब उन्होंने चाय पीने के लिए एक चाय के शॉप में गए तो वहाँ पे उन्होंने चाय ये कोकोनट के उसमें दिया और बोला कि आपको बाहर बैठना है, आप अंदर मत बैठो। यस। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप मुझे, मैं तो वही पैसे दे रहे हो आपको पहले, तो आप मुझे बाहर क्यों बिठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको बाहर। तो उनको पता चला कि वो दलित है, इसीलिए वो उन्होंने, फिर उसने कप, वो चाय का कप उसके मुंह पे फेंक के बोला कि आइंदा कोई भी आए, अगर आपको 2 रुपए का चाय ले रहा है तो वो उसका वही रिस्पेक्ट और डिग्निटी होना चाहिए जैसे बाकी लोगों का। और उसके बाद वो गए नहीं। ऐसे काफ़ी संघर्ष थे फैमिली में, लेकिन वो संघर्ष होने के बाद मेरे पेरेंट्स एक्सेस टू एजुकेशन, वो एजुकेशन उनको मिला, इसीलिए उन्होंने दे कुड फाइट कास्ट ना, उसको जातिवाद के खिलाफ जा सकते थे। और ये महाराष्ट्र आए, फिर पढ़े लिखे वहाँ पे, फिर ये पूरा कहानी मुझे बताया, बोला कि ऑफकोर्स हम लोग दलित ही है, लेकिन एक ओपनली डिस्कस नहीं करते कोई, लेकिन सब लोग प्रैक्टिस करते कि कौन चर्चेस में भी कौन पावर में है, कौन नहीं पावर में, वो होता ही है। तो यही मेरा जर्नी है। फिर अभी ये नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स से अभी मैं 11 साल जुड़ी हूँ, और तब से लेके अब तक एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को सोशल वर्क में, लेकिन एक इच्छा था कि इस पे ही काम करना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के मैं इधर आके अभी इधर बैठी हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। तो मैम कौन सा ईयर था जब आप NCDHR के साथ आपकी शुरुआत? 2010। यस। उसके बाद से जब आप
इस इशू पे काम करने लगे और रिसर्च आपने कई सारी रिसर्च देखी होंगी, एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए होंगे, उसके बाद जब आप इस पूरे उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गई इतने, तो उसके बाद पहले और उसके बाद मतलब क्या डिफरेंसेस लगे आपको जैसे आप देखते हैं? जब मैं सुनती थी ये बातें, अट्रॉसिटीज़ हो रहे, भेदभाव हो रहा है, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद जब देखा तो शौक ही नहीं हुआ कि आज भी इस देश में जहाँ पे हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पे इंडिया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही एक डेवलपिंग कंट्री है, सब कुछ है। 2010 में शायद वो उड़ीसा फ्लड्स हुआ था, आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट, लेकिन तकरीबन 2010-11 में मुझे याद है, मैं 10 दिन फ्लड्स के बाद, बाढ़ आया था, 10 दिन के बाद मैं एक डिस्ट्रिक्ट विज़िट करने के लिए गई थी, तो क्लियर साफ साफ दिखता था कि जो सवर्णा की जो जहाँ पे रहते हैं और जो दलित बस्ती है, दलित बस्ती 10 दिन के बाद भी वो घर पानी में ही है, और जो सवर्णा की बस्ती है सब कुछ अच्छा है, मतलब उनके उधर टेंट भी लगा है, सारे खाना भी आ रहा है, सारा ग्रोसरीज भी आ रहे हैं। और एक महिला मैंने देखा कि उसने तैर के उसके घर जा रहे, कुछ मैं सोच रही थी कि ये क्या लेने के लिए जा रहे, वो तो पूरा सबमर्ज्ड है, पानी में है वो घर। लेकिन 10 दिन के बाद भी वहाँ के डीएम या जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये नहीं किया कि इन लोगों को कैसे वहाँ से निकाल के टेंट देने के लिए, दूसरा घर टेम्प्ररी शेल्टर्स में लेकर जाने के लिए उन्होंने सोचा नहीं। तब मुझे इतना बुरा लग रहा था कि कैसे कि इतना डबल डिस्क्रिमिनेशन बोलता है। एक तो वो दलित है, उनका बस्ती ही अलग है ना, आज भी आउटस्कर्ट्स में रह रहे, जहाँ पे कोई सुविधाएं भी नहीं है। ऊपर से आप फिर से जब बाढ़ और जब डिज़ास्टर्स आते, वहाँ पे भी आप यही भेदभाव कर रहे, और इसको बोलता है सिस्टमिक। सिर्फ ये नहीं कि कम्युनिटीज़ में होता है, बट इवन द गवर्नमेंट, सरकार, ऑफिशियल, सब लोग, दैट्स कॉल्ड सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव जो सिस्टम से होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और मेरा इतना शॉक्ड हो गए। फिर अत्याचार, शोषण, जब हम लोग एक विक्टिम के पास जाता है जिसका रेप और मर्डर रेप हुआ है, एक 13 साल की बेटी, तो पुलिस ऑफिशियल अरे इसके फ़ोन पे तो इतने लड़के के नंबर है, तो ये आप क्या बोल रहे, ये तो सेक्स करती है। अगर करती भी है तो किसका हक है कि उसको रेप करने के लिए? तो वो भी देखा है कि इतना, जब एक बेटी के सामने ये आप बोलने की आप हिम्मत करते, तो आपका मानसिकता क्या है, क्या मानसिकता हो सकता है ऐसा। फिर रही बात बजट में भी आप देखते हैं कि इतना पैसा आवंटित होता है ज़रूर, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पॉकेट में जाता है। कितने केसेस हम लोग देखे हैं ऐसे कि पैसे ब्रिज बनाने के लिए या स्टेडियम्स बनाने के लिए, और अगर आप पूछेंगे कि हमारे पैसे से ये स्टेडियम्स क्यों बनते हैं, तो बोलते आपके लोग नहीं यूज़ करते स्टेडियम। लेकिन कौन दलित के पास इतना ये है कि स्टेडियम्स यूज़ करने के लिए, स्विमिंग पूल्स, गन्स, बुलेट्स, दिवाली स्वीट्स, ये सब पैसे, जिस पैसे आपने सिर्फ दलित और आदिवासियों के लिए आवंटित किया है, उस पैसे से आप उसका उपयोग करते हैं। फिर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, जैसे उच्च शिक्षा में हमारे एक ही मकसद है कि हमारे जो भी बच्चे हैं, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए, और उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सबसे बड़ा स्कीम है इस देश में, वो पैसे 3 साल बाद मिलता है, 4 साल बाद मिलता है, या मिलता ही नहीं। अगर आपको वो राइट है, वो हक है कि आपको मिलना है, आपने पूरा क्राइटेरिया क्लियर किया, फिर भी नहीं मिलता है। तो ऐसे काफ़ी एविडेंसेस मैंने देखे हैं कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद नहीं है इस देश में, यूपी इलेक्शंस को ही देख लीजिए कि सब कुछ बात करेंगे, लेकिन आखिर में जाति पर ही रुकता है ना, तो सब कुछ। तो हाँ, यूपी इलेक्शन की आपने बात की, तो
अभी सोशल मीडिया पर आप देखें तो सबको क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि दलित के घर जाके खाना खाएं। मैं क्या बोलूँ आपको, ये सब ड्रामाबाजी है। अगर आपको सारे पार्टी, ऐसे नहीं कि एक भी पार्टी, आप दलित के घर में खाना खा के, और आप देखेंगे हेडलाइंस में क्या होता है, दलित के घर में खाना खाया है, क्या दलित को नाम नहीं है? दलित भाई। हाँ, उनके नाम नहीं है, शेखर, बीना, जो भी है, नाम नहीं है उनका। तो अब इतना भी ये है कि उतना डिग्निटी भी नहीं दे रहा है उनको कि बोलने के लिए ओके इनके घर में खाना खाया, इनका नाम कुछ होता है ना। लेकिन जब शर्मा है, मुखर्जी है, चटर्जी है, तब आप बोलेंगे नाम ना। तो इतना भी डिग्निटी, ये बात सिर्फ हमारे क्या संघर्ष है, डिग्निटी के लिए संघर्ष है। और ये सब ड्रामा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में हमें पता है कि आप दलित के घर में खाना खाते हैं, लेकिन बाहर जाके हमारे ऊपर ही आप अत्याचार करते हैं। मैम, इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी ये इतनी चीप टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं कि आप किसी के घर जाके अगर खाना खा रहे हैं तो वो आपको उतना उसको ऐसे आप पोर्ट्रे करते हैं कि जैसे कोई एहसान किया हो। ऑल्सो अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो वो जाके आप फ़ोटोज़ में वो क्लियरली लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो पेपर कप में पानी पी रहे हैं, जिसके घर पे खाना खा रहे हैं वो अपने योगी जी ने पिछले बार जब गए थे, है ना, सोप लेकर गया था। तो ये सब क्या है, मतलब आप क्या दिखाने चाहते हैं? और मुझे लगता है कि हम भी पागल नहीं है, जो दलित है समुदाय में है, हम भी पागल नहीं है। सिर्फ वोट बैंक पे उस पर हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी पता है, हमें भी एक्सपीरियंस है किसको वोट देना है और कैसे वोट देना है। तो आपकी ये जो हरकतें हैं ना इलेक्शंस के पहले, इस पर कोई असर नहीं होगा। असर इसके लिए होगा कि हमें इतना पता है कि कैसे ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है और किसको वोट देना है। ठीक है। कमिंग बैक टू द बजट मैम, दलित आदिवासी के लिए, तो उसमें क्या मतलब डिफरेंसेस आपको लगे कि जो अलॉट होता है और जो फाइनली जो जब मिलने की बात आती है, तो कितने डिफरेंसेस वहाँ बजट एनालाइज कर चुके हैं? तो हाँ, हम लोग एक्चुअली 2007 से बजट एनालाइज कर रहे हैं। काफ़ी राज्य में भी किया है और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो नेशनल बजट है। देखो, ये SCP TSP है जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो उपयोजना है, इसको इसीलिए बनाया है ताकि वो जो गैप है, जो अंतर है दलितों में और सवर्ण जात में, उस अंतर को हम कैसे कम होना चाहिए, ये डिफरेंस ना, ये गैप कम होना चाहिए। लेकिन हम आपने बोला कितने साल इंडिपेंडेंस के बाद भी गरीबी को देखो, आप शिक्षा में देखो, बल्कि हमारे बच्चे शिक्षा में काफ़ी आगे हैं। मतलब जो पढ़ाई कर रहे काफ़ी अच्छे से कर रहे, काफ़ी अच्छे आगे जा रहे। बजट को देखा जाए तो जो बजट आवंटित होता है, पहले तो पॉलिसी के अनुसार 16% होना चाहिए आवंटित पूरा बजट से। पहले तो वो नहीं होता है, सिर्फ 8%, 7 से 8% होता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी कटौती है बजट का। दूसरी बात, अगर जो भी बजट आता है तो वो बजट सिर्फ बस्ती डेवलपमेंट के लिए, तरक्की या विकास के लिए, या व्यक्तिगत जो योजनाएं हैं जैसे स्कॉलरशिप्स है, या परिवार के लिए जैसे घर बनाने के लिए, ऐसा। लेकिन पैसे कहाँ जाता है? बाकी चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जाता है, PF काटने के लिए जाता है, रोड बनाने के लिए जाते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें जो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, जो डायरेक्टली समुदाय तक पहुंचता नहीं है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो भी आवंटित हुआ है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँगी कि 3000 करोड़ आवंटित हुआ है हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। पूरा साल जब दिसंबर हम लोग देखा तो सिर्फ 1000 करोड़ का उपयोग हुआ है। तो बाकी आप 3 महीने में कितना स्पेंड करेंगे? और वो पैसे वहाँ तक पहुँचता भी नहीं स्टूडेंट्स के अकाउंट में ना। ऐसे केसेस हम लोग देखे हैं कि 3 साल बाद जब स्टूडेंट का कोर्स BA ख़त्म हो गया तब पैसे आ रहे हैं।
तब तक ये स्टूडेंट ऑलरेडी प्राइवेट लेंडर के पास जाके लोन लिया है, बहुत बड़े रकम लिया है, बहुत बड़े इंटरेस्ट के हिसाब से, वही पॉवर्टी, फिर से वही पॉवर्टी साइकिल पे फिर से डेट ट्रैप में आया है। तो ये रोकने के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि आपके पास पॉलिसी है, उस पॉलिसी को एक कानून ये हमारा डिमांड है कि कानून बनना है। जब कानून बनेगा इसका, तो हमें राइट होगा कि लीगली प्रोसीडिंग्स करने के लिए। अलॉट होता है लेकिन पहुंचता नहीं है, और उसके पीछे भी मतलब जो कहते कुछ, अभी सोशल मीडिया पे हर कोई आपको ज्ञान दे देगा कि कास्ट तो अभी ख़त्म हो चुकी है, अभी तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, और कास्ट इज़ अ रूरल थिंग। शहरों में तो ऐसा, दिल्ली और मुंबई में यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन जब बजट में भी हम देखें तो अलॉट क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं पहुँचता है दलित और आदिवासी? पता है, मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे आपको। हम लोग एक केस देखा था, अब मैं राज्य नहीं बताऊंगी और कहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन रोड बनने के लिए एससीपी से पैसे लिए गए था, और रोड क्या बन रहा था, हाईवे जो है, हाईवे से लेके बस्ती तक रोड बनना था। उसके लिए अलॉट, वो पैसे भी आवंटित हुआ है, अप्रूवल भी आया था और रोड भी बन गया। रोड हाईवे से आके दलित बस्ती तक आने था, उसके लिए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि दलित बस्ती से हाईवे तक, तो इसीलिए एससीपी पे डालना है ये पैसे। आप यकीन नहीं करेंगे और आप बिलीव भी नहीं होगा कि 1 किलोमीटर दलित बस्ती के 1 किलोमीटर पहले उन्होंने रोड बंद किया। 1 किलोमीटर पहले उन्होंने रोड बंद किया। जब हम लोग ये केस कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि आप सोचो उसका मानसिकता क्या था, कि पैसे भी हमारे बजट से लिया गया है, लेकिन आपने इतना ये कि 1 किलोमीटर पहले ही आपने बंद। तो आप सोचो कि उस इंजीनियर, जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर, जो भी, उनका सोच देखो कि वहाँ तक नहीं जाना है। क्यों जाना है रोड दलित बस्ती तक? नहीं जाना है। वो इतना क्रूरता है, मुझे लगता है कि दिस इज़ रियली क्रूअल ओनली ना। नो पॉलिटिकल विल, ये एक ही लाइन है, पॉलिटिकल विल नहीं है। और जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो सब सवर्ण जात के हैं, तो इनको ये चाहिए नहीं कि तरक्की और विकास होना चाहिए। ये वायलेंस और अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो कम्युनिटीज़ है, धीरे धीरे इकोनॉमिकली, जब उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा तब ज़्यादा अत्याचार होगा, तब ज़्यादा बैकलैश वायलेंस होगा। हरियाणा में क्यों इतना वायलेंस हो रहा है, या यूपी में क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि धीरे धीरे आप देखो कि मिर्चपुर के जो वायलेंस है, आप अगर देखेंगे पूरा, जो वायलेंस इज ओनली बिकॉज स्लोली वी आर चैलेंजिंग। जैसे मैम हरियाणा की आपने बात की, हरियाणा के तो अभी भी आपको मोटर चोरी में, खीरा सब्ज़ी चोरी में आप जेल में चले जाते हैं। यूपी में कितने सारे केसेस हैं कि प्याज की चोरी और ये सब्ज़ी की चोरी में लोग जो हैं वो बंद है, और आज तक कोई ट्रायल नहीं हुआ। वो मतलब क्योंकि वो इतने नहीं सक्षम है कि वो वकील करें और पूरा प्रोसेस जो है वो करें, तो उसमें वो सज़ा काट रहे हैं जेल में। जी, आई थिंक द हाईएस्ट अंडर ट्रायल्स दलित और आदिवासी ही लोग हैं, और छोटे छोटे क्राइम्स, इतना भी नहीं कि कुछ, जैसे आपने बोला, कुछ चोरी करने की, कई फॉल्स इल्ज़ाम लगाने में, मतलब उनका ट्रायल नहीं होता है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर कि उनको, देखो, एक स्टेट में उन्होंने जेल बनाने के लिए पैसे लिया एससीपी से, और उसमें दलित और आदिवासी को ही जेल में डाला है। तो यू सी उनका कैसे, इट्स अ वेरी सिस्टमैटिकली वो लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि विदाउट थिंकिंग, दे आर डूइंग इट बिकॉज वो जातिवाद। फनी, मतलब इट्स रियली फनी कि आप रोड, मतलब अगर कोई एक रोड दलित बस्ती तक जा रहा है तो उसका फंड भी वहीं से आ रहा है। सोचो आप, तो वो मानसिकता क्या है कि फंड ले लेंगे हम, लेकिन रोड नहीं जाना चाहिए बस्ती तक। ये बहुत ही क्लियर है। अगर ये स्टेट मैं पूछूं मैम, तो कौन सा स्टेट है? नहीं बोलूँगी, फिर बाद में बोलूँगी। और अभी जो मैम 22 का बजट है, इसमें इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखो, 22 बजट जो अभी आने वाले हैं फरवरी में, हमारा डिमांड है कि एटलीस्ट 5000 करोड़
आवंटित होना चाहिए ओनली फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, क्योंकि वो नीड है जिसके बिना हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उच्च शिक्षा में। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, पब्लिक स्कूलों में है, बट फॉर हायर एजुकेशन उनको देना नहीं चाहते, क्योंकि यू रिमेन देयर ओनली, आप वहीं पे रहे जहाँ पे आप नहीं, ठीक है 10वीं तक चलेगा, एक छोटा सा जॉब मिलेगा आपको। उनको नहीं चाहिए कि दे शुड गो अब्रॉड। स्कीम्स है, योजनाएं हैं हर राज्य में कि कुछ आवंटित होता है कि आप अब्रॉड जाके, लेकिन किसी को पता नहीं है, और जिनको पता भी है मिलता भी नहीं है वो, तो पेपर में है। तो 5000 करोड़ डेफिनेटली 16% होना चाहिए आवंटित पूरा बजट से। उसमें से मैनुअल स्कैवेंजिंग द मेलेडोने का वो एक स्कीम है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन ऑफ विमेन एंगेज्ड, उसके लिए 100 करोड़ पिछले साल आवंटित हुआ था, उसके पहले 110 करोड़, तो कम होते जा रहे हैं। तो होपफुली वो कम नहीं होगा, क्योंकि वो एक शेम है एक मतलब हमारे देश में। अगर हमें वाकई में वी आर इंटरेस्टेड और सीरियस है कि इस प्रथा को बिल्कुल बंद करना है, तो उसके लिए पैसे भी आवंटित होना चाहिए, ताकि रिहैबिलिटेशन में हम एक बजट एटलीस्ट 200 करोड़ आवंटित होना चाहिए, ताकि हम ये पूरा बंद कर सकते हैं और रिहैबिलिटेट कर सकते हैं जो महिलाएं इस पे। आपने मैनुअल स्कैवेंजर जो रिहैबिलिटेशन वाला मैम बात किया, इस पे इसको अगर हम बात करें तो इसको रोमांटिसाइज़ करने लोग आ जाते हैं कि स्वच्छ भारत और ये सारी चीज़ें कि हमारा देश स्वच्छ रहना चाहिए एक, लेकिन वो स्वच्छ भारत जो तुम्हारे लिए है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए मतलब वो मौत का रास्ता है। और अभी थोड़े दिन हाल ही में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हरनाम सिंह, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने आरटीआई लगाई थी इसमें कि मैनुअल स्कैवेंजर कितने हैं, मतलब हर स्टेट में कितने हैं, और उनका एक डेटा मांगा था। और जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हैं, मतलब जो स्वीपर्स हैं वो कितने हैं, तो उन्होंने मतलब अपना ही डेटा कुछ दिया था और उसको एक काउंटर किया, वो भी बहुत फ़नी था। मतलब कि उन्होंने बोला कि नहीं है, पहले तो बोला नहीं है, उसके बाद फिर एक दूसरा डेटा जो दिया उसमें कुछ 6000 या पता नहीं कितना, कुछ एक बहुत ही फ़नी नंबर दे दिया कि ये है। तो मतलब इतनी चालाकी से ये कर देते हैं। मतलब जैसे अभी आपने भी बताया कि रोड बनाने का भी और जेल बनाने का पैसा फंड उन्होंने मांग लिया, अगर कोई दलित बस्ती तक रोड जा रहा है तो मतलब क्यों करते हैं। और ऐसा मतलब इतनी सिली चीज़ें करके मतलब हंसी उनको नहीं आती, मतलब क्या है ये, इसका प्रोसेस क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ। आपको पता है कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 800 महिलाएं जो इस प्रथा में एंगेज थे उनको रिलीज़ करवाया था, और सरकार से एक्चुअली अंडर लॉ उनको लाइवलीहुड प्रोग्राम कॉम्पनसेशन देना है, फिर लाइवलीहुड प्रोग्राम देना। ये सब करने के बाद जब कोविड था तो हम लोग उन जो 800 महिलाएं उनको राशन वगैरह करने के लिए डीएम के पास गया, तो उन्होंने क्या कहा, 20 साल में मैंने कभी मैनुअल स्कैवेंजिंग देखा ही नहीं इस राज्य में। तो ऐसे ही बोलता, जब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जब हमारे पास पूरा लिस्ट है उनका, और जो उन्होंने ही एक्सेप्ट करके पहला जो कॉम्पनसेशन है ना वो भी दे दिया, फिर भी वो बोल रहे हैं कि वो नहीं है। तो मतलब किसको आप फूल कर रहे हैं ना, किसको आप मतलब क्यों आप इतना झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वी हैव टू रिमेंबर कि जातिवाद किसी के लिए इट्स लाइक कंटिन्यूस, क्योंकि किसी का बेनिफिट है। मैं यही डिस्ट्रिक्ट में जब मैं ये महिला के साथ बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे अगर एक दिन वो टॉयलेट साफ़ करने के लिए नहीं जाता है और वो बीमार है तो वो उनके घर आके उनको फोर्स करके वो लेकर जाता है क्लीन कर। आप सोचो कि इतना भी डिग्निटी नहीं है कि वो बीमार है उसको छोड़ता नहीं, उसको लेकर वापस जाके उसको उससे साफ़ करवाता है। और क्या दे मिलता है, एक रोटी मिलता है, आज भी एक रोटी मिलता है, और जो कुछ बचा हुआ कुछ करी कुछ है तो वो भी दे देता है। दूसरी बात,
ये जो बच्चे हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो महिलाएं जो एंगेज है इस पे, उनके बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं मीटिंग कर रहे थे एक 10-15 बच्चे थे और 11 बजे 12 बजे तो स्कूल में होना था। तो मैंने बिटवीन द एजेस ऑफ 5 से लेकर 10 तक, तो मैंने कहा ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि आज तक वो स्कूल नहीं गए, और जब हम वो बस्ती एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे पब्लिक स्कूल था। तो मैं इतना, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे तो पब्लिक स्कूल है, आप 2 मिनट भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब भी ये बच्चे गए थे स्कूल में तो उनको मार के वापस, उनको या बाहर खड़ा करता था या उनको मार के बोलते थे आप घर चले जाओ, बस इसीलिए क्योंकि उनका माँ महिला डोने के जाते थे। तो आप सोचो कि वो बच्चे भी अभी आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है, उनको भी यही काम करना है। तो इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ समबडी कि हम ये कंटिन्यू करें। और सब लोग बोल रहे कि क्या है, सिर्फ सफाई करना है। मोदी भी क्या बोला है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ ऐसा बोला था ना उसने। इतना स्पिरिचुअल तो आप लोग करो ना। लोगों को घर ले जाते हैं, अपने घर का काम करवाते हैं। चलिए आप, तुमने काम नहीं किया, होमवर्क नहीं करके लाई हो, पढ़ते नहीं हो, चलो घर चलो, बर्तन धो, सफाई करो। इस तरीके की भी प्रैक्टिसेस अभी भी हो रही हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5-10 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और ये पूरा सिस्टमैटिक कास्टिज़म ही है, ताकि जो एक कम्युनिटी के लोग हैं वो बाहर ही रहें। अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली जी। एक केस हम लोग फॉलोअप किया था यहाँ पे दिल्ली में। एक PhD स्टूडेंट रेंट के लिए अपार्टमेंट लिया था और उन्होंने कहा नहीं कि उनका कास्ट क्या था। तो एक बार जब वो ओनर आया था तो उसके फ्रेंड्स भी थे और ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम दलित है, ऐसा कुछ। ओनर ने उसको मारा, वो एक लड़की थी। फिर वो केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग वो केस लिया था तब। तो आप सोचो कि एक ओनर को पता चला जे कि वो दलित है, तो उसको ही स्लैप्ड हर, बिना सोचे बिना समझे कि एक महिला है, जस्ट बिकॉज उसने बताया नहीं अपने कास्ट को। और आजकल ना साहिल, ये वेज ऑफ कास्टिज्म ऑल्सो हैज़ चेंज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमेशा हम लोग एक टेडेक्स के लिए मैं गई थी, तब किसी ने मुझे आई वाज रियली सरप्राइज कि बताया कि आप कितने अच्छे ड्रेस करते हो और आपका इंग्लिश इतना अच्छा है, आपका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा है। तो मैं चौंक गई कि आप अगर एक सवर्णा महिला से मिले तो आप यही सवाल पूछेंगे क्या कभी भी? क्योंकि आपके दिमाग में है कि एक दलित ऐसे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं या ऐसे ड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे वो अर्बन में कैसे बदलता गया है कास्ट, एक्चुअली फॉर्म्स ऑफ रेंट नहीं मिलना, रेंट पे घर नहीं मिलेगा। ऑल्सो मैम, यही मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि रूरल में तो हम सभी ने देखा है कि जिस तरीके से कास्टिज्म होता है, अर्बन सिटीज़ में अभी कास्टिज्म ने एक नई शेप ले ली है। मतलब जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, लेकिन बीमारी वही है। तो आपका मतलब आप इतने केसेस डील करते हैं NCTHR में, तो कैसा इनकाउंटर रहा है? लोग देते नहीं हैं दिल्ली में, इवन दिल्ली मुंबई में भी नहीं है। मैंने फेस किया ना खुद, जब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने दूसरे एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये घर, तो मैंने तय किया कि मुझे रहना है। तो मैं बात कर रहे थे, एकदम लास्ट में उन्होंने कहा कि आप नॉनवेज खाते हैं क्या? तो मैंने कहा मैं सिर्फ खाते नहीं, मैं बनाती भी हूँ। नहीं आपने ऐसे काफ़ी घरों में हम लोग गए थे, काफ़ी लोग यही सवाल पूछ के देते ही नहीं है। ठीक है, इट्स वन वे ऑफ कास्टिज्म। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इतना क्यूरियोसिटी था कि क्यों, क्योंकि आपके घर में वो नीचे रहता था और वो जो ऊपर वाला घर है वो दे रहा था वो रेंट के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप क्यों ऐसे बोले? क्योंकि मैं तो आपके घर में नहीं आ रहे, मैं रेंट पे कर रही हूँ, तो रेंट पे तो वो स्पेस मेरा होता है ना उतने दिन में। तो उन्होंने कहा, और चौंकने की बात उन्होंने कहा कि जो गार्बेज का जो शाफ्ट है ना, गार्बेज का जो
वो एक ही है, मतलब मेरा गार्बेज जो मैं ऊपर से वो शाफ्ट हम लोग शेयर करते हैं। गार्बेज जहाँ पे कचरा फेंकते हैं वो शाफ्ट एक ही शाफ्ट है। मैम अगर मैं बात करूँ NCDHR के साथ, आपको 12 ईयर्स हो गए हैं अभी, 2010 से आपने शुरू किया था, तो अभी NCDHR की अगर मैं बात करूँ तो कितना, मतलब कितने केसेस हैं, क्या अगर कोई नंबर आपके पास हो, कितने केसेस में आप लोग हेल्प कर चुके हैं लोगों को और उस टाइप से? तो NCDHR के दौरान हमारे पास 4-5 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज पे काम करता है। एक जो लीगल है, कानून की तरफ, तो जो अट्रॉसिटीज, शोषण, अत्याचार जो होता है, लॉयर्स को ट्रेन करते हैं, लीगल असिस्टेंस देते हैं केसेस में। दूसरी जो महिलाओं पे काम करते हैं, जो महिलाओं के एक्सेस है बोथ लीगल एज वेल एज एजुकेशन। और तीसरी जो इकोनॉमिक राइट्स पे, बजट पे, शिक्षा पे, जो एम्प्लॉयमेंट क्या है, लाइवलीहुड स्कीम्स, उस पे काम करते। और जो बाढ़, डिज़ास्टर्स, उस पे इंक्लूजन कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो सरकार के साथ भी हम काम करते हैं कि इस पे कैसे हम इंक्लूसिव अप्रोच लेकर आए। जैसे केरल में देखा गया था कि जब वहाँ पे बाढ़ आया था 2-3 साल पहले, तब जो शेल्टर्स थे वहाँ पे सवर्णा जात ने बोला कि नहीं, हम दलितों के साथ ये शेल्टर शेयर नहीं करेंगे, हमें अलग शेल्टर्स चाहिए। केरल जैसे एक राज्य जहाँ पे हम इतना बड़े बड़े बातें करते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा भेदभाव होता है। तो वो ऐसे 4-5 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ पे हम लोग काम करते हैं। जहाँ तक केसेस है, देखो NCRB डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 42,000 प्लस केसेस पिछले जो सेंसस में था, 42,000 केसेस ऑलमोस्ट रजिस्टर हुआ सिर्फ दलित और आदिवासियों पे। उसके अगर उसको देखेंगे तो जो केसेस हमारे पास आते हैं उसमें से, मतलब हर स्टेट में 20 स्टेट में काम करते हैं, तो जो मेजर केसेस है वो लेते हैं। जितना हमारा स्टाफ जितना हैंडल करते हैं उतना लेते हैं। लेकिन ये जो 42,000 केसेस है, ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं। काफ़ी केसेस रजिस्टर नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं होते। एक तो डरते हैं लोग, डरते हैं कि अगर सवर्ण जात को पता चला कि हम कंप्लेन किया है तो वो फिर वो और बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बॉयकॉट का हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वो पता भी नहीं होता है कि कभी कभी हमारे ही समुदाय में लोग होता है कि हम दलित हैं, ऐसे ही रहना है, हमें इसी शहर में रहना है, इसी गांव में रहना है, तो क्यों फालतू में कंप्लेन करना है। तो काफ़ी केसेस ऐसे ही, काफ़ी केसेस ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि वो पावर से थ्रेटन करते हैं कि आप ये करेंगे तो ऐसा करें, तो ऐसा काफ़ी केसेस बाहर नहीं आता है। ये जो 42,000 प्लस केसेस है, उसमें से ऑलमोस्ट 5,000 केसेस ऑन विमेन अट्रॉसिटीज़, जैसे रेप, जो भी शोषण, अत्याचार विमेन पे, ये 5,000 केसेस में, उसमें आप मतलब ज़्यादातर केसेस है यूपी, हरियाणा, राजस्थान और MP। दीज आर द 4 स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स है। अभी भी देखा है प्रज्ञाराज में एक केसेस हुआ है, हथरस देखा है आपने, ऐसे काफ़ी केसेस हुआ है। जैसे वहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ज़्यादातर राइट्स बेस्ड वर्क करते हैं, तो लीगल इंटरवेंशंस करते हैं। वी लुक एट ऑल्सो वी ऑल्सो वर्क विद द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के साथ हम कैसे मिल के काम करें कि ये जो योजनाएं हैं, जो लीगल मैकेनिज़म्स हैं, आपको पता होगा कि जो अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट किया था, हमने ही ड्राफ्ट किया था NCDHR, और एक कोalition था, और वो ड्राफ्ट जैसे हम लोग सबमिट किया गवर्नमेंट, वैसे ही उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स भी हम लोग ही ड्राफ्ट किया था। तो काफ़ी काम किया है पिछले, अभी 20 साल हो गए, मैं 10 साल है यहाँ पे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी चेंजेस आए हैं इसके वजह से, क्योंकि कानून से ही काफ़ी बदलाव आया है। और कानून को अवेयरनेस, कानून है, काफ़ी कानून है इस देश में, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो काफ़ी
सालों से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं कि ऐसा ही कानून है, आप यूज़ करो उसको, उपयोग करो, आप उसका आप देखो कि कौन सा केस में आप कौन सा कौन सा लगा सकते हैं, कौन सा धारा लगा सकते हैं, तो वो उस पर काफ़ी ट्रेनिंग्स भी होते हैं।